इस केस का इंट्रो देने की शायद अब जरूरत ही नहीं है। इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या फिर फेसबुक, पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे कि हर जगह सिर्फ इसी केस की चर्चा हो रही है। हाँ, वही केस जिसमें एक हस्बैंड अपने घर के बाथरूम के फर्श के नीचे करीब 45 दिनों बाद दफन पाए गए। लेकिन इस केस का सबसे बड़ा मिस्ट्री ये नहीं है कि उस हस्बैंड का मर्डर किसने किया, क्योंकि इसका जवाब तो आज लगभग हर कोई जानता है। असली सवाल तो ये है कि जब बाथरूम पूरी तरीके से क्लोज था, ऊपर नया प्लास्टर कर दिया गया था और किसी को जरा भी डाउट तक नहीं था, तो आखिर पुलिस सीधे उसी फर्श तक कैसे पहुंची? क्या किसी ने सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दी थी? क्या किलर ने कोई ऐसी गलती कर दी थी जो पुलिस की नज़र में आ गई, या फिर सिर्फ एक छोटी सी डिटेल ने पूरे प्लान को बर्बाद कर दिया? एग्जैक्टली यही मिस्ट्री आज भी बहुत से लोग नहीं जानते। तो आज के इस ब्लड फाइल में हम स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे कि आखिर पुलिस ने इस परफेक्ट दिखने वाले केस को कैसे क्रैक किया और कैसे बाथरूम के नीचे दबा हुआ ट्रुथ पूरे देश के सामने आया। ताज नगरी आगरा का ही एक छोटा सा इलाका है, सिकंदरा। इसी सिकंदरा की रेणुका धाम कॉलोनी अवधपुरी के एक मकान में रहता था शर्मा फैमिली का वो परिवार जिसे दुनिया एक साधारण मिडिल क्लास यानी कि एक नॉर्मल फैमिली की तरह। इस परिवार का हिस्सा थे 44 साल के सुरेंद्र कुमार शर्मा। सुरेंद्र की जड़ें असल में आगरा में नहीं बल्कि राजस्थान के भरतपुर रंजीत नगर में थे। उनके पिता राधेश्याम शर्मा एक इंटर कॉलेज में लेक्चरर थे। 24 साल पहले रिटायरमेंट के बाद अपनी फैमिली के साथ भरतपुर छोड़कर आगरा शिफ्ट हो गए थे। पिता की मौत करीब 14 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन सुरेंद्र का परिवार यहीं बस गया। करीब 16 साल पहले सुरेंद्र शर्मा की शादी रूबी शर्मा से हुई। टाइम के साथ उनकी फैमिली पूरी हुई और उनकी 2 बेटियां भी हुई। बड़ी बेटी प्राची उम्र 15 साल और छोटी बेटी सिद्धि उम्र 9 साल। घर में सुरेंद्र की बुजुर्ग माँ कमला देवी भी उनके साथ रहती थी। सुरेंद्र के बड़े भाई अनिल शर्मा जो पेशे से एक ऑटो ड्राइवर थे, जो आगरा के ही सागंज इलाके में रहते थे। बाहर से देखने पर ये एक बिल्कुल आम फैमिली की तरह ही लगती थी और मोहल्ले वालों के लिए भी इस घर में ऐसा कुछ भी नहीं था जो पहली नजर में अलग दिखाई दे। लेकिन इस नॉर्मल लाइफ के पीछे कुछ ऐसी सच्चाइयां भी थी जो इस घर को अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। सुरेंद्र पिछले काफी समय से अनएम्प्लॉयड थे। बीच में उन्होंने करीब 1.5 महीने तक डिलीवरी बॉय का काम भी करना शुरू किया था, लेकिन वही शराब की लत की वजह से वो नौकरी भी छूट गई। सुरेंद्र के खिलाफ साल 2017 में एक ट्रक चोरी का मामला दर्ज हुआ था। इसी वजह से उनका नाम पहले भी पुलिस रिकॉर्ड में आ चुका था। हालांकि उस लीगल मैटर का क्या रिजल्ट निकला वो एक अलग बात थी, लेकिन इतना जरूर था कि सिकंदरा पुलिस के लिए सुरेंद्र शर्मा का नाम बिल्कुल नया तो नहीं था। घर का गुजारा मुख्य रूप से पिता की 32,000 की पेंशन से होता था। इसी पेंशन के पैसों से सुरेंद्र की शराब की लत को लेकर घर में आए दिन कलेश होता रहता था। शराब के नशे में सुरेंद्र अक्सर रूबी के साथ मारपीट भी करता था। मोहल्ले के लोग जानते थे कि इस घर में झगड़े होते हैं, लेकिन जब भी कोई बीच बचाव करने के लिए आता, कोशिश भी करता, तो सुरेंद्र और रूबी खुद दोनों ही उसे अपने घरेलू मामला कहकर लोगों को बाहर का रास्ता दिखा देते थे। वक्त आगे बढ़ता रहा, तब किसी ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि आने वाले दिनों में इसी घर का एक बाथरूम पूरे केस की सबसे बड़ी अहम डरावनी लोकेशन बनने वाला है। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और घर में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, लेकिन 18 मई 2026 की वो सुबह आगरा के इस फैमिली के लिए सब कुछ बदलने वाला था। इसी दिन 44 साल के सुरेंद्र कुमार शर्मा अचानक से रहस्यमय तरीके से लापता हो गए। शुरुआत में किसी को भी किसी भी बड़ी अनहोनी का डाउट तक नहीं हुआ, क्योंकि सुरेंद्र बेरोजगार थे और शराब की लत की वजह से कई बार बिना ज्यादा इन्फॉर्मेशन दिए 1-2 दिन के लिए घर से बाहर ही चले जाया करते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ने लगा, फैमिली की बेचैनी बढ़ती चली गई। जब सुरेंद्र का फोन घर के अंदर ही पड़ा मिला, तब सिचुएशन पहले से ज्यादा गंभीर होने लगी। इस दौरान उनकी फैमिली रूबी शर्मा भी लगातार परेशान दिखाई दे रही थी। वो पड़ोसियों के सामने रो पड़ती, हर मिलने वाले से सुरेंद्र के बारे में पूछती और बस एक ही बात दोहराती कि सुरेंद्र 3,000 रुपए लेकर घर से चले गए हैं। लेकिन एक बात जो लोगों को बहुत अजीब लग रही थी कि ठीक सुरेंद्र शर्मा के लापता होने से पहले उसकी सास और दोनों बेटियों को रूबी शर्मा की जेठ अपने घर लेकर के चले गए थे। यानी रूबी शर्मा की जो सास थी, उनकी 2 बेटियां थी, उनके जेठ अपने घर लेकर के चले गए थे ठीक उनके लापता होने से पहले। खैर, देखते ही देखते पूरा 1 हफ्ता बीत गया, लेकिन सुरेंद्र शर्मा का कोई भी अपडेट सामने नहीं आया। फिर आखिरकार 26 मई 2026 को सिकंदरा पुलिस स्टेशन की प्राची टावर चौकी में रूबी शर्मा ने खुद अपने पति सुरेंद्र की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवा दी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाने लगे, रिलेटिव और फ्रेंड से कांटेक्ट किया गया, यहां तक कि हर उस लोकेशन की इंफॉर्मेशन जुटाई गई जहां सुरेंद्र शर्मा के होने की
थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी। इस दौरान रूबी शर्मा भी लगातार पुलिस के कांटेक्ट में रही। जब भी पुलिस को कहीं सीसीटीवी फुटेज चेक करने को होता या कहीं कोई इन्फॉर्मेशन की पुष्टि करनी होती, वहाँ भी उनके साथ वो चली जाती। कभी पुलिस स्टेशन, कभी आसपास के इलाके में, वो हर जगह सिर्फ एक ही उम्मीद लेकर के पहुंच जाया करती थी कि शायद कि कोई जानकारी मिल जाएगी, शायद वो मिल जाएंगे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ने के बजाय अब बार बार वहीं आकर रुक जाती थी। सीसीटीवी में कुछ खास नहीं मिला, कॉल रिकॉर्ड से भी कोई बड़ी लीड सामने नहीं आई और जिन लोगों से पूछताछ की गई उनसे भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली जो पुलिस को किसी नतीजे तक पहुंचा सके। अब करीब 45 दिन बीत चुके थे। हालांकि इन दिनों के बीच रूबी से उसके जेठ अनिल शर्मा ने कई बार पूछा भी कि अगर कोई ऐसी बात है तो तुम मुझे बता दो, क्या कुछ ऐसी बात हुई थी, तुमसे झगड़ा करके गए थे, मतलब दुनिया भर की बातें हुई थी। पर रूबी ने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन उसे नहीं दी थी। खैर ऐसे ही समय बीता गया, 45 दिन बीत चुके थे। लेकिन इसी बीच पुलिस को फिर पुराने लीगल मैटर के सिलसिले में सिकंदरा के रेणुका धाम कॉलोनी स्थित सुरेंद्र शर्मा के घर पे जाना था। वहाँ पे कुछ पूछताछ करनी थी। उनका मकसद वहाँ पे जाकर के मर्डर केस सुलझाना नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी। वो तो बस 2017 के केस, यानी कि जो पुराना ट्रक चोरी का केस मामला सुरेंद्र शर्मा के ऊपर दर्ज हुआ था, उसी सिलसिले में कुछ वेरिफिकेशन के लिए वहां पर पहुंचे थे। लेकिन पुलिस की इसी मामूली सी दस्तक ने रूबी के परफेक्ट क्राइम की बुनियाद हिलाकर रख दी। जब पुलिस ने रिकॉर्ड के लिए रूबी की कुछ फोटोज क्लिक करना शुरू किया तो वो बुरी तरीके से घबरा गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसके बर्ताव में अजीब सी छटपटाहट और घबराहट साफ झलकने लगी, जिससे ऑफिसर को कुछ अजीब और सस्पिशियस लगा। और अब तक जो इन्वेस्टिगेशन घर के बाहर सुरेंद्र शर्मा को ढूंढ रही थी, अब उसका फोकस धीरे धीरे घर के अंदर शिफ्ट होने लगा। पुलिस ने पूरे घर का बारीकी से इंस्पेक्शन शुरू किया। हर कमरे को ध्यान से देखा गया। फैमिली से एक बार फिर से अलग अलग स्टेटमेंट लिए गए और पहले दर्ज इंफॉर्मेशन से उनका मिलान किया गया। और फिर इसी दौरान ऑफिसर को महसूस हुआ कि रूबी के जवाब पहले दिए गए स्टेटमेंट से पूरी तरह से मैच नहीं कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ सुरेंद्र के बड़े भाई अनिल शर्मा ने भी पुलिस का ध्यान एक ऐसी डिटेल की तरफ दिया जिस पर पहले किसी ने ज्यादा ध्यान दिया ही नहीं था। उन्होंने बताया कि सुरेंद्र के लापता होने के कुछ ही दिनों बाद घर के बाथरूम में अचानक प्लास्टर किया हुआ मैंने देखा। इतना ही नहीं, इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस और अनिल शर्मा ने सुरेंद्र से जुड़े फाइनेंशियल रिकॉर्ड की भी बारीकी से जांच की। सुरेंद्र के दिव्यांगित पति राधेश्याम शर्मा की करीब 32,000 की पेंशन आती थी। वहीं से अनिल शर्मा को शक तब हुआ जब जून के महीने में रूबी ने उन्हें पेंशन का हिस्सा देने से इनकार कर दिया और झूठ बोला कि पेंशन आए ही नहीं। जब अनिल ने भरतपुर जाकर बैंक स्टेटमेंट चेक किया तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया, यानी कि सुरेंद्र के लापता होने के बाद भी उनके पेंशन अकाउंट से एटीएम के जरिए, पेटीएम के जरिए पैसे निकाले जा रहे थे। क्योंकि चूंकि एटीएम कार्ड हमेशा सुरेंद्र के पास रहता था, इसीलिए उनके गायब होने के बाद ट्रांजैक्शन का होना और उसका झूठ बोलना इस बात को पुख्ता करता था कि वो कुछ तो ऐसा छिपा रही है जो शायद बहुत बड़ा राज हो सकता है। उसी दौरान सुरेंद्र के भाई अनिल शर्मा ने पुलिस को उन संदिग्ध एटीएम ट्रांजैक्शन, पेटीएम के ट्रांजैक्शन के बारे में बताया जो सुरेंद्र के गायब होने के बाद भी लगातार हो रहे थे। अनिल ने रूबी पर दबाव बनाया और उसे भरोसा दिलाया कि अगर वो सच बता देती है, कोई ऐसी बात हुई है, वो उसे झगड़ा करके चला गया है, वो सच बताएगी, बात क्लियर कर देगी तो परिवार उसकी मदद करेगा, उसे बचा लेगा। तब ये मानसिक दबाव और उस भरोसे में आकर के और पुलिस का डर समझ करके करीब 45 दिनों से झूठ का वो बोझ जो ढो रही थी, वो महिला अब टूट चुकी थी। और 3 जुलाई 2026 की सुबह करीब 6 बजे रूबी ने खुद अनिल को फोन किया और घर बुलाया। जब अनिल वहां पहुंचे तब रूबी की जुबान से वो खौफनाक राज बाहर आया जिसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने बड़ी शांति से कहा, सुरेंद्र कहीं बाहर नहीं गए, वो घर पर ही हैं, लेकिन बाथरूम में। अनिल बदहवास होकर के बाथरूम की ओर भागे, लेकिन वहां उन्होंने कुछ नहीं देखा। तब रूबी ने ठंडे लहजे में खुलासा किया, वो बाथरूम के फर्श के नीचे 2 फीट नीचे दफन है। अनिल तुरंत ये बात सुनकर के बदहवास होते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं, लेकिन अपना होश संभालते हुए तुरंत सिकंदरा पुलिस को इसकी सूचना देते हैं। फिर कुछ ही देर में पुलिस ऑफिसर्स मजदूरों को लेकर के, फॉरेंसिक टीम को लेकर के साथ में वहां रेणुका की घर पे पहुंच जाते हैं। बाथरूम का वो हिस्सा जहां हाल ही में नया प्लास्टर लगवाया गया था, पुलिस के लिए सबसे बड़ा अब सबूत बनने वाला था। कुदाल और हथौड़ियों की आवाज गूंज जाती है। जैसे ही कंक्रीट की मजबूत परत हटाई जाती है तो पूरे घर में असहनीय बदबू फैल जाती है, क्योंकि नीचे सुरेंद्र शर्मा का सड़ा हुआ कंकाल बरामद होता है। यानी कि जिस पति को पूरी दुनिया बाहर की सड़कों और सीसीटीवी फुटेज में तलाश रही थी, उसका सच तो उसी घर की 4 दीवारी के अंदर बाथरूम की फर्श के नीचे दबा हुआ मिला। लेकिन जानते हो सबसे डरावनी बात यहाँ पर क्या थी
कि 45 दिनों तक ना केवल वो उसी घर में रह रही थी बल्कि उसकी पत्नी रोज उसी बाथरूम का इस्तेमाल भी कर रही थी बिना किसी हिचकिचाहट के, जिसके नीचे उसने अपने पति की लाश को गाड़ा था। अब पुलिस ने तुरंत शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया ताकि मौत की सही वजह, समय का वैज्ञानिक प्रमाण मिल सके। वहीं रूबी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर इस फिल्मी अंदाज वाली घटना को अंजाम कैसे दिया गया और क्यों। 18 मई 2026 की सुबह, जिसे बाहर की दुनिया एक बिल्कुल नॉर्मल दिन समझ रही थी, लेकिन सिकंदरा की रेणुका धाम कॉलोनी स्थित उस घर के अंदर सब कुछ पहले से तय हो चुका था। रूबी ने इस पूरे प्लान की शुरुआत उसी सुबह अपने जेठ अनिल शर्मा को फोन करके की। उसने अनिल से कहा कि सुरेंद्र के खिलाफ साल 2017 में जो ट्रक चोरी का केस दर्ज हुआ था, उस वजह से पुलिस आज कुछ इन्वेस्टिगेशन करने हमारे घर पे दबिश दे सकती है। इस रीजन से उसने कहा कि बच्चे जो हैं, वो जो माँ है, उनको अपने घर यानी कि शाहगंज वाले घर में वो लेकर के चले जाए ताकि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो। अब अनिल शर्मा को भी इसमें कुछ अनयूजुअल नहीं लगा। वो उसी सुबह अपनी माँ कमला देवी और दोनों भतीजों 15 साल की प्राची और 9 साल की सिद्धि को लेकर अपने साथ शाहगंज चले गए। अब घर में सिर्फ 2 लोग ही थे, रूबी शर्मा और उनके पति सुरेंद्र कुमार शर्मा। रूबी जानती थी कि सुरेंद्र को खीर बहुत पसंद है। उसी रात उसने बड़े प्यार से खीर बनाई, लेकिन उसमें करीब 2 दर्जन नींद की गोलियां पीस कर मिला दी। खीर खाने के बाद जैसे ही दवाइयों का असर दिखा, वे गहरी नींद में हो गए। जब वो पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो गए, तब रूबी ने गला दबाकर उनकी सांसें हमेशा के लिए रोक दी। लेकिन ये सब यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ था गाइस, क्योंकि अगली सुबह उसे कुछ और भी करना था। पूरी रात प्लान किया जाता है और 19 मई 2026 को रूबी ने एविडेंस मिटाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने घर के बाथरूम में, जहां इंडियन टॉयलेट सीट लगी हुई थी, वहीं बगल में करीब 2 फीट गहरा गड्ढा खोदा जाता है। सुरेंद्र के शव को उसमें डाला जाता है। कोने की साइड उसका सर और गेट की साइड उसका पैर रखा जाता है। इसके बाद उसने एक राजमिस्त्री और मजदूर को भी बुलाया था, लेकिन उससे पहले उसके ऊपर मिट्टी और कंक्रीट वगैरह डाल दी थी ताकि जो मिस्त्री और मजदूर आएंगे उन्हें कुछ भी पता ना चल सके। खैर, इसके बाद उसी दिन उसने एक राजमिस्त्री और मजदूर को बुलाया। उन्हें बताया गया कि बाथरूम का फर्श खराब हो गया है और उसे सही करवाना है। मजदूरों ने उसी शव के ऊपर कंक्रीट का प्लास्टर कर दिया। तब किसी को जरा भी एहसास नहीं हुआ था कि उस नए फर्श के नीचे एक इंसान की कब्र बन चुकी थी। इसके बाद पूरे 45 दिनों तक रूबी उसी बाथरूम का इस्तेमाल करती रही, जबकि बाहर की दुनिया के सामने वो एक बेबस और परेशान लाचार वाइफ बनने का नाटक करते रहे, पत्नी बनने का नाटक करते रहे। इस खौफनाक वारदात के खुलासे के बाद आगरा पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या इतना बड़ा काम रूबी ने अकेले किया या फिर उसके साथ कोई और भी शामिल था। फिलहाल पुलिस के पास ऐसा कोई भी पुख्ता एविडेंस नहीं है जब तक मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, जिससे ये साबित हो सके कि इस क्राइम में किसी दूसरे पर्सन का हाथ है, किसी ने उसकी मदद की है। हालांकि रूबी ने भी पूछताछ में अब तक किसी और का नाम नहीं लिया है। हालांकि आगरा पुलिस के डीसीपी सैयद अली अब्बास का मानना है कि एक महिला के लिए अकेले इतना कुछ भी करना उतना पॉसिबल तो नहीं है। तो इसी चीज़ों को देखते हुए, इन्हीं पॉसिबिलिटी को मानते हुए इस एंगल से भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि कहीं पूरे दृश्यम स्टाइल में किए गए इस क्राइम के पीछे कोई मास्टरमाइंड ना हो, कोई मददगार ना हो। इतना ही नहीं, इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने सुरेंद्र की दोनों बेटियों प्राची और सिद्धि से भी बात की, उनका स्टेटमेंट भी दर्ज किया। बड़ी बेटी प्राची ने एक बेहद ही भावुक डिटेल बताई। उसके मुताबिक 18 मई की सुबह जब वह अपनी दादी और बहन के साथ ताऊ जी के घर जा रही थी, तब उसने अपने पिता को कमरे में आखिरी बार लेटे हुए देखा था। प्राची ने बताया, पापा कमरे में लेटे हुए थे, अपना पैर हिला रहे थे। मुझे लगा कि वो अब सो रहे हैं, क्यों डिस्टर्ब करना है, क्योंकि ज़्यादातर वो शराब पी करके लंबी लंबी नींदें मारते थे, ज़्यादातर लंबे तक सोए रहते थे। इसलिए उन्होंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया और वो चुपचाप चले गए। लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि वो अपने पिता को आखिरी बार देख रही है। खैर, अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर इस घटना के पीछे, इस मर्डर के पीछे मोटिव क्या था। तब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इस घटना की जड़ें घरेलू हिंसा और आर्थिक तंगी ही बताई गई। सुरेंद्र पिछले काफ़ी समय से बेरोजगार थे और पिता की 32,000 की पेंशन ही पूरे घर को संभाल रही थी। उसी से वो दारू वारू पी जाता था। आरोप है कि सुरेंद्र शराब पी के घर पे आता था, रूबी से पैसे छीन लेता था, विरोध करने पे मारपीट भी हो जाया करती थी। रूबी का दावा है कि वो कई सालों से ये सब कुछ सहती हुई आ रही थी और आखिरकार तंग आकर के उसने इस कदम को उठाया, जिसने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। यानी अभी तक इस घटना का मोटिव पूरे घरेलू हिंसा, विवाद, झगड़े को ही माना गया है, जिससे तंग आकर के रूबी ने इस कदम को उठाया। बाकी अभी आगे जांच चल रही है। तो आपको क्या लगता है, इसमें सिर्फ रूबी का ही हाथ है या फिर कोई है जो अब तक सामने नहीं आया? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिएगा। और यहाँ पर यह भी बात भी है कि अगर उसका पति उसे तंग कर रहा था, वो ये चीज़ें सह रही थी, तो वो केस कर सकती थी, वो डिवोर्स ले सकती थी। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। तो इसीलिए सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि जिनको भी लगता है कि इस पॉइंट तक वो पहुँच चुके हैं,
या तो वो डिवोर्स ले लें, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके ऐसा करने से सिर्फ आपकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती है, आपसे जुड़े हुए लोगों की, आपके परिवार की, आपके बच्चों की भी ज़िंदगी बर्बाद होती है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों में अवेयरनेस आए। हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद किसी की थोड़ी सी बुद्धि खुल जाए और इस तरह की घटनाओं से बचें और घटना करने से बचें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट केस में। बी सेफ, बी केयरफुल, बाय बाय।